नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो जो अब आपका टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा, इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विद द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो आते हैं आपके फर्स्ट ग्रुप में, और जो आपकी क्या होती है, इनकी जो वैलेंसी होती है ये आपने याद रखनी कितनी होती है, एक होती है। बात समझ में आ गई। इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल बन जाती है क्योंकि गैस फॉर्म में होती है मेनली। वैसे इसका बिहेवियर क्या है आपका अभी तक क्लियर नहीं है। ये आपका कभी कभी गैस की तरह बिहेव करती है, कभी मेटल की तरह, कभी नॉन मेटल की तरह। पर अगर हम रखेंगे तो गैस में रखेंगे तो हाइड्रोजन क्या आता है आपका एल्कली मेटल्स में फॉल कर जाता है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में फॉल कर जाता है विद एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन आपका आंसर होगा। बाकी रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये आपके एल्कली मेटल्स आते हैं। तो पढ़ लेते देखो, हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विद द एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन एंड द एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज सो बिकॉज द हाइड्रोजन एंड द एल्कली मेटल बोथ हैव द ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। Alkali metals include the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Alkali metal along with the alkaline earth metals from the S block element। याद रखना S block element में दो फॉल करते हैं, एक तो हाइड्रोजन, फिर आपका जो नॉन मेटल है, फिर आपका एल्कलाइन मेटल्स आती हैं, क्षारीय धातुएं, फिर आती हैं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द एस ऑर्बिटल। और जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी जो वैलेंस सेल होती है वहाँ पर होते हैं आपके कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। अब याद रखना कि अगर मेटल्स हैं तो रिएक्टिव होंगी, शाइनी होती हैं आपकी, क्योंकि ये आसानी से क्या कर देती हैं, आपका एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती हैं, त्याग देती हैं। तो हाईली रिएक्टिव होती हैं, छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इन्हें, शाइनी होती हैं और सॉफ्ट मेटल्स हैं। दीज रीडली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बिकम द कैटाइंस विद द +1 चार्ज। तो ये कैटाइन जो धनायन लेते हैं कौन सा लेते हैं, +1 चार्ज लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है। दीज रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखना कि जब कोई भी, अगर आप मान लीजिए आपकी जो एल्कली मेटल्स है उसको अगर किसी भी आपका जो एसिड से अगर बोल सकते हैं रिएक्ट करवाएं, तो जो आपके प्रोडक्ट निकल के आते हैं वो आते हैं आपका सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। ये आपने याद रखना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये दोनों ग्रुप हैं आपके, ये आपका फर्स्ट ग्रुप और ये आपका सेकेंड ग्रुप, और ये दोनों फॉल करते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये आपने याद रखना है। तो हाइड्रोजन एकमात्र क्या है आपकी, यहाँ पर देख लेते हैं नॉन मेटल है, हाइड्रोजन आपकी नॉन मेटल है एस ब्लॉक की। और बाकी की जो नॉन मेटल्स देखने को मिलती है पी ब्लॉक में देखने को मिलती है, जो आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाती हैं। पी ब्लॉक जो पूरा बोरॉन जो ग्रुप है वहाँ से लेके हीलियम ग्रुप जो आपका आ गया इनर्ट गैसेस फॉर्म। तो ये याद रखना, मैंने बताया था ये पहला ग्रुप होता है, ये सेकंड ग्रुप होता है, ये 3 से लेके 12 तक होता है, फिर 13वां होता है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये 18वां लास्ट होता है आपका। तो ये आपने यहाँ नॉन मेटल। अच्छा, बाकी नॉन मेटल्स आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपकी फास्फोरस हो गई, सल्फर हो गई, सेलेनियम हो गई, तो ये आपकी कैसी हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे तो एल्कली मेटल्स जो आपका डार्क ग्रीन में, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंशियम। उसके अलावा अगर एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, आपकी ये क्या जाती हैं, एल्कलिन या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस। तो ये कलरलेस होती है आपकी, ऑर्डरलेस भी होती है, और हाइड्रोजन मैंने बताया था इनफ्लेमेबल होती है एयर में। एयर में क्या होती है, ये आपकी ज्वलनशील होती है, ये आपने याद रखना है। इसलिए मैंने बोला था जो आपका हॉट एयर बलून होता है, हॉट एयर बलून होता है उसमें आपकी, जबकि सबसे हल्की गैस है, लाइटेस्ट है ना, ये आपकी क्या है, लाइटेस्ट गैस है, लाइटेस्ट सबसे हल्की गैस है, फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हॉट एयर बलून में जो इस्तेमाल किया जाता है वो हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है और ये रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इसका ऑक्टेट फुल होता है, तो रिएक्ट नहीं करती हैं। आपकी इनर्ट गैसेज जो होती है 18 ग्रुप में आती हैं, याद रखना आप, 18 ग्रुप में आती है इनर्ट गैसेज होता है। ऑक्टेट इनका क्या होता है आपका, फुल होता है, अष्टक जिसे बोला जाता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और आपका ये, ठीक है ना, ऑक्सीनेशन। तो ये आपने याद रखना, ऑर्गेनेशन। तो ये आपने याद रखना है। तो हॉट एयर बलून में हीलियम भरी जाती है, नॉन रिएक्टेबल होती है, नॉन रिएक्ट करती है किसी के भी साथ भी। हाइड्रोजन क्यों नहीं भरी जाती, इन्फ्लेमेबल होती है एयर में, आग पकड़ सकती है किसमें, हवा में, या लो टेम्परेचर पे क्या कर सकती है, हल्का सा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ना तब भी हाइड्रोजन के पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है। तो कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, ऑर्डरलेस होती है, आपका गंधहीन होती है, और इन्फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है ये। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन है। गलती मत कर देना, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है।
नाइट्रोजन अगर बात की जाएगी तो एटमॉस्फेयर में, और अगर बात करता है किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का याद रखना वो किस में, अर्थ क्रस्ट में, ये क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 1, द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन कंटेन द 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन। याद रखना कि जो आपका 1H1 होता है, मैंने समझाया था आपको, जैसे 1H1, तो ये जो नीचे वाला जो होता है आपका, जैसे बोलते हैं आपका एटॉमिक नंबर, ये शो करता है किसके नंबर्स को, प्रोटॉन के काउंट को, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊपर जो आपका एटॉमिक मास होता है ये शो करता है आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो अब देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखूंगा प्रोटॉन तो एक है यहाँ पे काउंट, और इसमें से एक घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो न्यूट्रॉन काउंट कितना आता है, 0 आता है। किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में। इट इज़ द लाइटर देन द एयर। याद रखना ये हवा से भी ज़्यादा क्या आपकी, क्योंकि हवा में ज़्यादातर आपकी कौन से पाए जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो आपकी जो हाइड्रोजन होती है वो लाइटर होती है। और याद रखना कि वाटर में कैसे होती है, इनसॉल्युबल होती है, अघुलनशील होती है। उसके साथ साथ ये कलरलेस होने के साथ साथ आपकी कैसी, ऑर्डरलेस भी है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द हैवी हाइड्रोजन एटम इज। तो हैवी हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1S2 और 1S3। अब अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूं तो आइसोटॉप्स होते हैं वह जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स की बात करूँगा, आइसो बार अगर आता तो उल्टा हो जाता, एटॉमिक मास सेम हो जाता और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो जाता। पर आइसोटॉप में क्या होता है कि आपके ऊपर वाले जो होते हैं एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसको तो हाइड्रोजन ही बोला जाता है, 1H1 को हाइड्रोजन। ये जो दूसरा होता है 1S2, इसे 1D2 भी लिखते हैं, 1D2 ये इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और आपने देखा होगा ड्यूटीरियम जो होता है आपका, जैसे इसी से बनता है आपका D2, जब आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, तो इसे बोलते हैं हैवी वाटर। और ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तीसरा जो होता है ये, अब देखो दो तो आप क्या मतलब बोल सकते हैं आपका नेचुरली आपके क्या होता है, एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। पर 1S3 अगर बोला जाएगा तो ये होता है ट्राइटियम। और ये जो चीज़ होती है आपकी कैसी होती है, तो ये आपने याद रखना 1S3 जो होता है आपका ट्राइटियम, ये आपका लैब में बनती है अगर अर्थ की बात की जाएगी। वैसे अगर मैं बता दूं तो आपके ये क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं आपके, कौन से, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। न्यूक्लियर जो फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न, न्यूक्लियर जो फ्यूज़न होता है वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जो आपका सूर्य के अंदर जो आपकी एनर्जी बन रही है वो इन दोनों की वजह से बनती है। हीलियम आपकी बाहर निकल जाती है और लॉट्स ऑफ अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द हैवी हाइड्रोजन, तो ये हैवी हाइड्रोजन मतलब ड्यूट्रॉन की बात कर रहा है, 1S2 की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, अब अभी मैंने बताया था 1H2 हो जाएगा ना। अब तो मैंने इसको देखना है, तो ये दिखा था किसको, ये दिखा था प्रोटॉन काउंट को, तो प्रोटॉन कितने, और यही होता है आपके इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो प्रोटॉन या तो प्रोटॉन नंबर कितने, इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऊपर को जो होता है इसे एटॉमिक मास से शो करते हैं, द्रव्यमान संख्या से। और यही होता है आपका क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप मुझे बताइए, नीचे देखेंगे तो प्रोटॉन काउंट कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो टोटल मिला के ये कितना है, 2 है ना। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की काउंट देखा जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। ट्राइटियम में देखेंगे तो ट्राइटियम में होता है आपका, ये किस में होता है, ट्राइटियम में, ये ट्राइटियम होता है 1S3 में, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, मतलब दोनों के बीच का जो आपका क्या होता है डिफरेंस होता है वही न्यूट्रॉन काउंट होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के। तो पढ़ लेते हैं, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द न्यूट्रॉन्स मास नंबर बट द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर। ड्यूटीरियम हैवी हाइड्रोजन जिसे बोला जाता है, इन द ट्राइटियम आर द आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन। तो याद रखना प्रोटॉन काउंट जो होता है आपका, देखो सब में बराबर है। न्यूट्रॉन काउंट क्या होता है कि हाइड्रोजन में, जैसे प्रोटियम बोला जाता है, हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, प्रोटियम, ये आप याद रखना। और इसमें 0 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने आपके इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। अच्छा, तो ये आपका क्या है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है तीनों का, ये आप देख सकते हैं। आगे लिखा हैवी हाइड्रोजन इज 1D1 या फिर सॉरी 1D2 या फिर 1S2 भी लिखते हैं। नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन मास नंबर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, किसको इस तरीके से शो करते हैं आपका, जैसे कोई भी आपका मॉलिक्यूल है तो मास नंबर को आपका किससे शो करते हैं, आपका मास नंबर को शो करते हैं, एटॉमिक नंबर है जैसे आपका, तो एटॉमिक नंबर को Z से शो कर देते हैं।
और यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ मैं, जैसे आपका जेड और ए से शो करते हैं आपका, ए कोई मैंने नंबर लिख दिया एन, कोई भी एटम है वो एन लिख दिया, उसको जेड से किससे शो कर देगा, तो जेड आपका नंबर को शो करता है, ए आपका एटॉमिक मास को शो करता है। अच्छा तो देख लेते हैं, फॉर हैवी हाइड्रोजन मास नंबर 2 एंड द एटॉमिक नंबर इज 1, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1, 10 हैवी हाइड्रोजन कंटेन द 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अच्छा आगे चलते हैं, हु डिस्कवर द हाइड्रोजन, तो ये थे आपके हेनरी कैवेंडिश। बात कर ले तो लिखा हुआ है कि हेनरी कैवेंडिश की अगर बात करें, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, 1766 में उन्होंने हाइड्रोजन की खोज कर दी थी, ये आपने याद रखना है, 1766 में हाइड्रोजन की खोज कर दी थी। नेक्स्ट आता है कुछ नाम है, जैसे आपका जॉर्ज कैले, तो जॉर्ज कैले ने मॉडर्न एरोप्लेन का जो आपका प्रिंसिपल था उसको बिल्ड किया था। सैमुअल कॉल्ट का नाम आता है, रिवॉल्वर से रिलेटेड कई बार पेपरों में पूछा जाता है सैमुअल कॉल्ट, तो जो आपकी कौन होती है, रिवॉल्वर होती है वो। और डब्ल्यू.सी. रॉयटजन का नाम आप जानते हैं, एक्सरे से रिलेटेड है, जिसके लिए उन्हें क्या मिला था, 1901 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, तो पार्टी अभी बता रहा हूँ, ड्यूटेरियम जो होता है आपका 1d2, तो मैंने बताया था उसमें क्या होता है कि एक तो आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, एक होता है वो क्या हो जाता है आपका न्यूट्रॉन हो जाता है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को रखता है। चले आगे चलते हैं। अच्छा अगर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की बात आती तो ये किसके लिए होता है, ये ट्राइटियम के लिए होता है। और अगर बोलता है कि एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, तो ये किस केस में होता है, प्रोटियम के केस में होता है, जैसे हाइड्रोजन बोला जाता है नॉर्मल। अच्छा लिखा हुआ है ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ द ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन दैट कंसिस्ट ऑफ द 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड चीफली by ionizing the deuterium, stripping the single electron away from the atom, and are used as the projectile to produce a nuclear reaction after the accumulating high energy in the particle acceleration. अच्छा नेक्स्ट लिखा है ड्यूटेरियम एंड द ट्राइटियम आर आइसोटॉप ऑफ विच एलिमेंट, तो बता दिया हाइड्रोजन के होते हैं, इसके अलावा आपका कौन सा होता है, प्रोटियम भी होता है, 1h1। ड्यूटेरियम क्या होता है आपका, तो 1s2। ट्राइटियम क्या होता है आपका, 1s3। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ लेते हैं। ड्यूटेरियम एंड द ट्राइटियम आर द आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन। आइसोटॉप आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट एंड दैट कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्ली एंड हेंस डिफर इन द रिलेटिव एटॉमिक मास बट नॉट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, या प्रोटियम भी बोलते हैं, ठीक है ना आपका। आउट ऑफ द 3 ट्राइटियम इज द वेरी रेयर आइसोटॉप एंड ऑल्सो रेडियो एक्टिव। याद रखना इन तीनों में से आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, तो ट्राइटियम है। नेक्स्ट आता है बोहर एटॉमिक मॉडल एज्यूम, तो द न्यूक्लियस ऑफ इज ऑफ इन्फानाइट मास एंड इज एट द रेस्ट। बिल्कुल सही है कि जो न्यूक्लियस में अगर आपका देखा जाता है तो उसमें मास कितना होता है, तो इन्फानाइट होता है, क्योंकि इन्फानाइट नंबर्स आपके होते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस तरीके से मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट विल नॉट रेडिएट एनर्जी। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्वांटिटाइज ऑर्बिट है और वो आपका रेडिएट नहीं करता एनर्जी को, ये आपने याद करना है। अच्छा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, 9.67 इंटू 10⁻⁻37 -31 आपका क्या होता है, केजी होता है, ये आपने याद रखना है। तो सारी कंडीशन आपकी बोस एटॉमिक मॉडल के लिए क्या है, सही है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो बोस मॉडल, नील्स बोर जो थे उन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए थे जब उन्होंने पजल को सॉल्व किया था हाइड्रोजन की। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज सेंट्रलाइज इन द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो मोस्टली मास आपका होता है वो कहाँ की तरफ होता है, आपका न्यूक्लियस की तरफ होता है। बात समझ में आई। तो उससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द कॉन्सेंट्रेट इन द न्यूक्लियस एंड हैंस एज्यूम द टू बी द इनफाइनाइट। और उन्होंने क्या मान के चला उसका मास आपका इनफाइनाइट। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। बिल्कुल सही है कि आपका क्या करता है, न्यूक्लियस में तो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में, उस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में आपका क्या करता है, चक्कर मारता है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द कांस्टेंट, आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द रेडियस अराउंड द ऑर्बिट हैज सम स्पेशल वैल्यू ऑफ द रेडियस इन द स्टेशनरी ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अच्छा जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं आपके, वहाँ पे आपका रेडिएशन नहीं होता जो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द मैक्सवेल लॉ। अब यहाँ पर जैसा हाई एनर्जी ऑर्बिट और लो एनर्जी ऑर्बिट, इसी को तो समझाया था बॉस मॉडल ने कि स्टेबिलिटी को समझाने में आपके कौन थे, जो आपके चाहे वो थॉमसन थे चाहे रदरफोर्ड थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो स्टेबिलिटी को ये समझाया था कि भाई अगर सिंपल सी बात है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, आपका एमिशन कर रहा है, किसका, रेडिएशन का, या एनर्जी एमिट कर रहा है, तो गारंटी उस बात की कि वो हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि लो ऑर्बिट से अगर हाई ऑर्बिट की तरफ जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब करता है किसको, एनर्जी को, ये आपने याद रखना है। अच्छा लिखा हुआ इन स्टेशनरी ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। तो एल इक्वल टू हो जाता है आपका n इंटू h/2π। तो ये आपने याद रखना है, ये एंगुलर मोमेंटम है।
चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये पूरी क्रोनोलॉजी की डाल्टन आते हैं सबसे पहले 1808 में, जब वो आपका क्या करते हैं एटॉमिक थ्योरी को समझाते हैं और ये बताते हैं कि एटम सबसे छोटा आपका क्या है पार्टिकल है यूनिवर्स का। बाद में जाके ये गलत साबित हो जाता है, तो जब थॉमसन क्या करते हैं आपका, जब थॉमसन एक टेस्ट करते हैं आपका, जैसे बोलते हैं आपका कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, या जो आपका डिस्चार्ज जो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब रहती है उसमें ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है आपके पॉजिटिव आइंस भी होते हैं, पॉजिटिव आइंस से और पॉजिटिव आइंस के चारों तरफ आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। थॉमसन आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका बता देते हैं कौन, आपके थॉमसन बता देते हैं। थॉमसन के बाद जब आपका देखते हो तो यहाँ पर ये गलती होती है कि यहाँ पर वो बताते हैं कि पूरा जो आपका पार्ट है, जैसे ये आपका कोई एटम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं। ये उन्होंने बताया था। प्लम पुडिंग मॉडल भी उसी से प्रेरित है आपका। रदरफोर्ड आता है 1911 में, और वो ये चीज़ समझाने में कामयाब रह जाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव पूरा एटम आपका पॉजिटिव नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन बाद में खोजा गया था, काफ़ी लेट आया था 1932 के आसपास। तो प्रोटॉन उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस मतलब अंदर होता है, केंद्र के अंदर होता है, और उसके चारों तरफ आपके क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं आपका घूमते हैं, मतलब ऑर्बिट में घूमते हैं। बाद में रदरफोर्ड पर एक चीज़ था कि रदरफोर्ड समझा नहीं पाते स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए बोस आते हैं। जब वो आपके क्या करते हैं सेल और सब सेल की बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका हायर टू लोअर, जो भी मैंने बताया था कि जब क्या होता है आपका हाई टू लो जाता है, तो यहाँ पे बताया था ना, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी मैंने, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लो में तो वो एनर्जी क्या कर देता है आपका एमिट कर देता है, छोड़ता है। जब वो हाई से लो में जा रहा है और लो से हाई में जा रहा है तो वो क्या करता है एब्जॉर्ब करते हुए चलता है और एनर्जी लेते हुए चलता है। तो बोर ये समझाने में आपके कामयाब रहे थे। श्रोडिंगर आते हैं, श्रोडिंगर उसे और बेहतर करते हैं। याद रखना वो क्या कर देते हैं कि आपका सब सेल्स के बारे में बता देते हैं। बोहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सेल्स के बारे में बताते हैं और श्रोडिंगर आपके सब सेल्स के बारे में बता देते हैं। जब आपको फॉर्मूला था 2n² वाला आता है ना कि आपका कितना 2, 8, 18, 32 इस तरीके से। चैडविक आता है 1932 में, वो न्यूट्रॉन के बारे में बता देते हैं कि एक्चुअल में केवल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही प्रेजेंट नहीं होता आपका, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, बल्कि उसके अलावा आपका एक चार्जलेस पार्टिकल भी होता है जिसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपने याद रखना है। तो देख लेते हैं जॉन डाल्टन 1803, एटम आर द टेनी हार्ड स्फीयर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप। उन्होंने बोला कि आपका एटम क्या होता है बहुत ही सबसे छोटा पार्टिकल है, उसे आप तोड़ नहीं सकते, मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जे थॉमसन ये बता देते हैं कि आपका क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव मास लाइक द राइजिंग ऑफ प्लम पुडिंग। तो उन्होंने बताया कि आपका जो एटम होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके आपके क्या होता है बीच बीच में आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बाद में जाके अर्नेस्ट रदरफोर्ड जब आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक चीज़ ये बताते हैं कि मेनली जो आपका क्या होता है एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, और जो आपका प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए। तो आपका सबसे पहले आता है जे थॉमसन का कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। जब वो देखते हैं कि कैथोड रे से आपका क्या हो रहा है कि कैथोड से एनोड की तरफ आपकी नेगेटिव जो आपके क्या है चार्ज है वो चल रहे हैं, और इन्हीं को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। और यही प्लम पुडिंग मॉडल था कि आपका जैसा आपका तरबूज होता है उसी तरीके से आपका पूरा जो एटम वो पॉजिटिवली चार्ज है मैटर पॉइंटिंग, और बीच बीच में आपके क्या इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जब वो क्या करते हैं आपका अल्फा पार्टिकल की बोल सकते हैं वो बॉम्बिंग करवाते हैं कि इसमें गोल्ड फॉइल में बिल्कुल थिन फॉइल में रहता है, ये आपने याद रखना है। और ये रेडियो एक्टिव सोर्सेज जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। रेडियो एक्टिव सोर्सेज आपकी तीन निकलती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा की जब उन्होंने बमबारी कराई तो कुछ बिल्कुल जब उन्होंने फॉइल से कराई तो बिल्कुल रेस सीधी रह रही थी। सीधी रहने का मतलब ये था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल ट्रेवल इन द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधी निकल रही थी। उसका मतलब ये था कि वो कहाँ से गुजर रही थी एम्प्टी स्पेस से। उन्होंने बताया ये तो था कि एटम का जो मोस्टली आपका पार्ट होता है कैसा होता है आपका एम्प्टी होता है। दूसरा था थोड़ा सा हल्का सा डिविएट हो रही थी, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। इससे ये पता लग रहा था कि जहाँ से वो डिफ्लेक्टेड हो रही है बीच से कहीं से हो रही थी, तो वहाँ से क्या है कि वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज एन द अल्फा पार्टिकल, कि जैसा आपका अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहाँ पर भी आपके पॉजिटिव चार्ज है। और कुछ आपके सीधे पीछे की तरफ रिपेल हो जा रहे, तो ऑकेशनली हो रहा था एन अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल बैक फ्रॉम द फॉइल, द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम मास। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो वहाँ पर था और उससे रिपेल हो रहा था, आपका सीधे पीछे की तरफ आ जा रहा था। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बोर्स का मैंने बता दिया, ये किसको दिखाता है सेल को दिखाता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं आपके जो ऑर्बिट्स होता है ऑर्बिट्स को समझाता है। जैसे आपका इसे प्लानिटरी मॉडल्स भी बोलते हैं। जैसे आपका प्लैनेट्स होते हैं तो प्लैनेट्स क्या करते हैं किसका चक्कर मारते हैं आपका सूर्य का,
तो उसी तरीके से आपके क्या इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस का चक्कर मारते हैं और वो क्या करते हैं, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी भी जाते हैं, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ये वाली ये देखो, ये हायर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी है, यहाँ की तरफ अगर शिफ्ट मारता है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को छोड़ रहा है, लूज कर रहा है, और अगर इस लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जा रहा है ऐसे, तो क्या हो जाता है आपका, तो वो क्या कर रहा है, आपका एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, एनर्जी को। श्रोडिंगर ने और एक बेहतर किया, उन्होंने सबसेल्स के बारे में यहाँ पे बताना स्टार्ट कर दिया था कि भाई 1s में कितना भरा जाएगा, 1s होगा, पहले जो ऐसा ऑर्बिट होता है, फिर 2s ऑर्बिट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे भरोगे इस तरीके से, फिर आपका p जो आपका होता है SPDF, उसके बारे में उन्होंने बताया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हु डेवलप द मॉडल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बोर एंड रदरफोर्ड का नाम यहाँ पर आएगा, आप समझते हैं, और इनके बारे में मैंने अभी बता दिया आपका। तो लिखा इन 1930 नील्स बोर स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, याद रखना नील्स बोर किसके स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के। तो डेवलप अ न्यू मॉडल ऑफ द एटम, ही प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, दिस मॉडल इज पैटर्न ऑन द सोलर सिस्टम एंड इज नोन एज अ प्लानिटरी मॉडल। बिल्कुल जैसा आपका प्लानिटरी, जैसे प्लानिट आपका चक्कर मारते हैं ना, तो किसका, सन का, उसी तरीके से उन्होंने बताया। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। Primarily, the atomic structure of the matter is made up of the proton, electron, and neutron. The proton and the neutron makes up the nucleus of the atom, which constitutes its mass number. The atomic number of an element describes the total number of the protons in its nucleus. Neutron atoms have equal number of the protons and electrons. Sorry, neutral atom जो होता है, तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपके बराबर होते हैं. However, the atoms may gain or lose electron in order to increase their stability, and the resulting charged entity is called an ion. Atoms of the different element have the different atomic structure because they contain the different number of the proton and the electrons. This is the reason for the unique characteristics of the different elements. अच्छा, डिस्कवरर देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कौन थे, जे थॉमसन थे। प्रोटॉन के, अच्छा प्रोटॉन जो खोज के निकाला था कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो किसने बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था, ठीक है ना। और उसका नाम किसने बताया था, प्रोटॉन का नामकरण किसने कर दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो जेम्स चैडविक आते हैं 1932 में। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। तो जो पहला मॉडल था अभी बताया, जे थॉमसन का था, जो मैंने बताया था, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब वाला था, या प्लम पुडिंग मॉडल जिसे बोला जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का तो गोल्ड फोल्ड एक्सपेरिमेंट था आपका, और नील्स का था प्लानिटरी, जो बोला जाता है प्लानिटरी मॉडल आपका बोला जाता है। गोल्डस्टीन कौन थे, जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज आपके पार्टिकल्स होते हैं जो आपके एमिट करते हैं। तो इट वाज द जे थॉमसन हु फर्स्ट प्रपोज दैट द एटम इज मेड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज and the negative charge particle in which the electron are enclosed by the positive charge cloud. From the above explanation we can see the Thomson model was one who suggested that the atom is a spherical cloud of the positive charge with the electron embedded in it. चलो जे थॉमसन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, he proposed that an atom is a sphere of the positively charged spherical cloud with the electron embedded in it. The positively charge is uniformly distributed over the entire atom, जो आपका गलत साबित हो जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव चार्ज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सीड्स इन अ वाटरमेलन, जो प्लम पुडिंग मॉडल जिसे बोला जाता है। दैट इज व्हाई द थॉमसन मॉडल इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। कई बार पूछा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल किसका है। रदरफोर्ड की बात आती है तो मास एज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सो मोस्ट। अब याद रख सकते, जैसे अल्फा पार्टिकल के थे आपके पॉजिटिव चार्ज से, एक्चुअल में उन्होंने गोल्डस्टीन ये खोजे थे, स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी। उन्होंने बताया कि आपका स्ट्रेट निकल जा रही थी ना, तो क्या एम्प्टी पार्ट था। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मास एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड वेरी स्मॉल रीजन, जिसे बोलते हैं आपका न्यूक्लियस। ये उन्होंने बता दिया था। द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, so that, और ये भी बता दिया था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होता है आपके प्रोटॉन होते हैं, ये बता दिया था उन्होंने। पर किसको आपका प्रूफ नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को। वो उसके लिए बोहर आ जाते हैं आपके, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल को कौन शो कर देते हैं, बोहर कर देते हैं। तो लिखा हुआ है देखो कि नील्स बोर मेकिंग द फोर पोस्टुलेट्स सॉल्व द पजल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, द इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व द अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट, बता दिया था मैंने। द रेडियस ऑफ अराउंड द ऑर्बिट हैज some special value in the radius. In these stationary orbit, they do not radiate energy as expected from the Maxwell law. The energy of the each stationary orbits are fixed. याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू लोअर। तो यहाँ पे क्या करता है, एमिट करता है किसको, फोटोन को। फोटोन कुछ नहीं है, लाइट ही है ऑफ द रेडिएशन विच हायर एनर्जी ऑर्बिट माइनस लो एनर्जी ऑर्बिट, तो ये निकल के आता है hc/λ। नेक्स्ट आता है, एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो जंप फ्रॉम द लोअर टू हायर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। द स्टेशनरी ऑर्बिट in stationary orbit the angular momentum L of the n electron is integral multiple of the h/2 pi। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है n into h/2 pi हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली अनाउंस द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो भारत क्या कर रहा है, हाइड्रोजन, जैसे आपका याद रखना हाइड्रोजन को ग्रीन एनर्जी भी बोला जाता है, क्योंकि इससे जो आपका एमिशन होता है पॉल्यूशन का 0% होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी निकल के आती है वो कौन से निकल के आती है, हाइड्रोजन जब आता है तो ये पॉल्यूटेंट के रूप में H2 बनता है, और जो आपका वाटर है जिसे पॉल्यूटेंट नहीं मान सकते। तो लिखा हुआ है टू जनरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन पावर रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। टू लिंक द इंडियाज ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल, जो आपके जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उसको रिड्यूस करना भारत के टारगेट है भाई कुछ। तो लिखा हुआ द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, द यूनियन बजट फॉर द 2021-22 हैज अनाउंस्ड द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन दैट विल ड्रॉ अप अ रोड मैप फॉर द यूजिंग द हाइड्रोजन एज एन energy sources. The initiative has been potential of the transforming transportations. NHM initiative will capitalize one of the most abundant element on the earth, hydrogen. अब आप जाने कि हाइड्रोजन है और बहुत आसानी से मिल जाता है, आपका वाटर फॉर्म में तो मिलता ही है, आप क्या कर दो उसे, आप उसका ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकाल दो, आपको हाइड्रोजन मिलता है, पर इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। पर इसे भविष्य को फ्यूल बोलते हैं, याद रखना हाइड्रोजन को जो बोला जाता है उसे फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आगे का फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन पावर रिसोर्सेज to link India growing renewable capacity with the hydrogen economy to reduce the import dependence on the fossil fuels. India has a huge edge in the green hydrogen production owing its favorable geographic condition and the presence of the abundant natural elements. The government has given impetus in the scaling of the gas pipeline infrastructure across the length and the breadth of the country, and has introduced reforms for the power grid, including the introduction of the smart grid. Such steps are being taken to effectively integrate the renewable energy into the present energy mix. Capacity देख लेते हैं, capacity addition to the renewable powers, generation, storage and the transmission, producing the green hydrogen in India can become the cost effective, which will not only grant the energy security but also ensure the self sufficiency gradually. चलिए ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इस वीडियो को पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया अब तक। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन को प्रेस करना, उसके बाद और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। उससे होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से आप मिस करते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में और आपका जो फेसबुक ग्रुप है, तीनों पे क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फेसबुक पे आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।